मॉनसून का सीज़न चल रहा है और मॉनसून के सीज़न में सबसे ज़्यादा परेशानियां होती हैं क्योंकि मॉनसून के सीज़न को बीमारियों का सीज़न कहा जाता है। आपको टेंशन होती है क्या खाएं क्या ना खाएं। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। हमारे इस हेल्थ के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम जब सवाल लेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में अतिया हब से सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर अलीना खान जी हैं। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू डॉक्टर अलीना, जैसे मैंने अभी बताया कि मॉनसून को बीमारियों का सीजन कहा जाता है। तरह तरह की बीमारियां, छोटे बच्चे हर तीसरे दिन बुखार हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, पेट खराब तो बड़ी आम सी दिक्कत है मॉनसून में। पहले तो मैं पूछना चाहूँगी ऐसा है क्यों? देखिए, मॉनसून में काफ़ी सारे ऐसे जब ये सीज़न आता है तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस को भी अपने साथ लेके आता है। क्योंकि जगह जगह हम देखते हैं, स्पेशली हमारी कंट्री इंडिया में काफ़ी सारे गंदगी और सब जगह बारिश की वजह से काफ़ी सारी गंदगी रहती है, जिसकी वजह से वायरसेस और बैक्टीरिया लोगों के थ्रू हमारे घर में एंटर करते हैं। स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं, वो बाहर जाते हैं खेलने, स्कूल जाते हैं। स्कूल में बच्चों के थ्रू काफ़ी सारी बीमारियां, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो घर में हमारे इन्फेक्शन आता है। और ये वायरस या बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो स्प्रेड बहुत जल्दी होते हैं एक से किसी और दूसरे को। स्पेशली उन बच्चों को, उन बुज़ुर्गों को जिनके अंदर इम्यूनिटी की कमी बहुत ज़्यादा है, जिनके अंदर पहले से ही कोई बीमारी है, उनको ये बहुत जल्दी उनके अंदर स्प्रेड हो जाती है। तो जैसे आप बता रहे हो कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, बीमारियों का सीज़न भी कहा जाता है इसे। तो आप तो डाइट का बताओगे सबसे पहले, क्योंकि आप दवाइयाँ तो बताते नहीं हो। तो अगर हम इस दौरान की डाइट कैसी रखें, क्या रखें डाइट? इसमें डाइट हमें बहुत अच्छी और न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत है। 3-4 चीज़ें हैं जिसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बीमारियों से बचेंगे। जैसे कि हम सब्जियों का सेवन बहुत ज़्यादा करें, जो मौसम के फल हैं उनको खाएं। हमारे किचन में से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी सारी मेडिसिन के बेनिफिट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गई, ब्लैक पेपर हो गई। इन सब का बहुत ज़्यादा खाने में उपयोग करें, जिसकी वजह से आपको ये सब बीमारियां बहुत कम हो सकती हैं। आप बता रहे हो कि मौसमी फल खाएं, ये सब खाएं, लेकिन मौसमी फलों में भी क्या खाएं? क्योंकि आजकल केले भी मिल जाते हैं, आपको प्लम्स भी मिल जाएंगी, मैंगोज भी मिल जाएंगे, अनार भी मिल जाएंगे, एप्पल भी मिल जाएंगे, और आजकल तो पता ही नहीं चलता क्योंकि आजकल दुकानों पे सब मिल जाएगा कोल्ड स्टोरेज में। तो सबसे ज़्यादा क्या खाएं फलों में, और सबसे ज़्यादा कौन सा फल अवॉइड करें? फलों की अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे यही कहती हूं कि जो सबसे ईजिली आपको अवेलेबल है वो फल खाना चाहिए। कोई भी ऐसा फल जो आपको मुश्किल से मिल रहा है, जैसे आपने कहा कि कोल्ड स्टोरेज में स्टोर होते हैं फ्रूट्स, हाँ, वो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, जो आपको लोकल मार्केट में मिल रहे हैं, ईजिली मिल रहे हैं, वो आप लें और उससे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। प्लस अगर आपको खांसी हो रही है, जो ज़ुकाम हो रहा है, तो कुछ फ्रूट्स हैं जैसे केला है, वो अवॉइड करना चाहिए। और खट्टी चीज़ें हैं, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, वो अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, तबीयत आपकी ठीक है, तो आप ये सब कुछ आराम से ले सकते हैं जो भी आपको अवेलेबल है। और इसमें सिट्रस फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। जिनको खांसी है उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक हैं, उनको सिट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। और विटामिन सी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर बैक्टीरिया और वायरस की एंट्री काफ़ी कम हो सकती है। मैम, आप फ्रूट्स का बता रहे हो, अब मुझे जूस का याद आ रहा है। क्या जूस भी पी सकते हैं? क्या जूस पीना भी उतना ही हेल्दी है जितना फ्रूट्स को खाना हेल्दी है? जूस ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और हमारे मम्मी पापा, दादा दादी बोलते हैं कि भाई जूस पिलाओ बच्चों को, ज़रूर जूस पिलाओ बच्चों को, बड़ों को, जैसा भी। पैक्ड चीज़ से तो हम जितना दूर रहें उतना बेहतर है। मैं इस वक्त फ्रेश फ्रूट जूस की बात कर रही हूँ। तो हमें फ्रूट जूस से ज़्यादा फ्रूट लेना चाहिए, होल फ्रूट खाना चाहिए। फ्रूट के जूस से बचना चाहिए, क्योंकि फ्रूट के जूस में सिर्फ और सिर्फ चीनी होती है। उसमें
उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स पल्प तो निकल जाता है। बिल्कुल सब कुछ निकल जाता है और सिर्फ चीनी बचती है। जी। तो चीनी, आप यकीन नहीं करेंगे, एक मज़े की बात बताती हूँ आपको कि एक कोक का जो कैन आता है जी जी उसमें 24 ग्राम्स चीनी होती है और फ्रूट का जो जूस होता है उसमें भी 24 ग्राम्स चीनी होती है। तो आप समझें कि कोक और फ्रूट जूस एक सा हो गया। बस उसमें फ्रूट जूस में थोड़े बहुत विटामिन्स आपको मिलेंगे, लेकिन जब इतना नुकसान हो रहा है, वो फ्रूट बता रहे हो जो कि ताजा ताजा निकला है, पैक्ड नहीं, तो इतना नुकसान उसमें, इतनी जब चीनी है तो थोड़े बहुत अगर उसमें विटामिन्स हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं होता हमारी ये बात एक डाइटिशियन ही बता सकती है हमें। तो आप जब भी खाएं तो एक होल फ्रूट खाएं। हम जब जूस निकालते हैं, जैसे आपने ऑरेंज का जूस निकाला जी, तो एक ग्लास जूस निकालने के लिए 4 से 5 ऑरेंजेस लगते हैं। बिल्कुल। तो कितनी चीनी हो गई आप सोचें। और जब आप पूरा ऑरेंज खाने बैठेंगे तो एक से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, एक या एक से आधा और खा लेंगे जी। तो उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। फाइबर हमें मिलता है, चीनी तो फ्रूट में भी है लेकिन उसके साथ फाइबर मिलता है, तो वो हमारा बैलेंस हो जाता है। तो मैम जैसे अब आप बता रहे हो कि मौसमी फल खाएं, सबसे बेस्ट फल इस मौसम का कौन सा है? सबसे जिसे कहेंगे सुपर फूड मॉनसून में कि इसको तो खाओ ही खाओ, बच्चे भी खाओ, बूढ़े भी खाओ, जवान भी खाओ, ये सबके लिए बेस्ट है। इस मौसम में तो सबसे ज़्यादा आम आता है जी, सबका फेवरेट। आम सबका फेवरेट है, तो वो बिल्कुल खाएं। उसके साथ साथ विटामिन सी जिन भी फ्रूट्स में है वो आप ज़रूर लें, क्योंकि वो जैसे मैंने अभी पहले बताया इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत हेल्प करता है। और आम भी आप ले सकते हैं बिल्कुल। और कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो आम नहीं ले पाते, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप भी एक स्लाइस आम लें और जो मौसम का फल है, मौसमी फल, उसका ज़रूर लुत्फ़ उठाएं। तो मैम अगर बच्चों की मैं बात करूं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा हैंडल करना खाने पीने के मामले में मुश्किल हो जाता है, बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो फल ही खाएं या सब्जियां ही खाएं, इस दौरान वो बाहर का ज़रूर खाते हैं। तो उस दौरान ऐसी क्या चीज़ें हम बच्चों को खिला सकते हैं कि उनका टेस्ट भी बरकरार रहे और बाहर का भी वो ना खाएं? बच्चों के लिए देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर का ही खाना खिलाएं उनको, क्योंकि आजकल के मौसम में हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस बहुत ज़्यादा फैले रहते हैं, जिसकी वजह से बाहर का हम कुछ भी उन्हें खिलाते हैं तो उससे नुकसान होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है उन्हें, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। बच्चों के अंदर इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत होती है, उनके अंदर अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो इन्फेक्शन जो भी उनके अंदर आ रहा है उससे वो जल्द से जल्द लड़ सकें। तो उनको घर का खाना खिलाएं और कैसे ना कैसे करके मॉडिफाई करके उनको खाना खिलाएं। जैसे अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो एक घर में पिज़्ज़ा की सॉस प्रिपेयर करके रख सकते हैं, और कोई मिलेट बेस उसका डो बना सकते हैं, बेस रख सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करके और उस पर मोज़रेला डाल के, वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है और भी काफ़ी बिल्कुल हेल्दी ऑप्शंस होता है। आप स्मूदीज़ बच्चों को दे सकते हैं उनके डाइट के हिसाब से। क्या स्मूदीज़ और जूस में मतलब हेल्थ वाइज फ़र्क होता है कि वो बेनिफिशियल है या वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऐसा कुछ? बिल्कुल, फ्रूट जूस से ज़्यादा स्मूदी अच्छी होती है। उसमें भी अगर हम चीनी ना डालें तो बेहतर है, क्योंकि हम उसमें फ्रूट मिक्स कर देते हैं। स्मूदीज़ दही को लेके भी बनती हैं और दूध से भी बनती हैं, तो वो ऑलरेडी मीठा होता ही है और फ्रूट भी मीठा होता है। और अगर आपको और मीठा ऐड करना है तो आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। तो स्मूदी बेहतर है फ्रूट जूस से बच्चों के लिए। मैम अभी आपने दही और दूध की बात की, क्या मॉनसून में दही और दूध आप अपना नॉर्मल डाइट जितना रख सकते हैं, जितना आप नॉर्मली पीते हैं या दही खाते हैं, क्या आप इस सीज़न में उतना रख सकते हैं? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। देखिए, अगर आपकी तबीयत, अगर गला ख़राब है, अगर आपको कोल्ड हुआ है तो दही थोड़ा अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गले में जाके थोड़ा इरिटेशन कर देते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मली मिल्क और कर्ड, योगर्ट जो भी है वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तबीयत अगर आपकी ठीक है तो बिल्कुल। दूध भी आप पी सकते हैं जितना आप नॉर्मली पीते हैं? बिल्कुल। बुजुर्गों की मैम मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि घरों में जब बुजुर्ग होते हैं और इस मौसम में स्पेशली बहुत दिक्कत होती है, वैसे ही उनका खाना बहुत हल्का फीका बनता है और इस मौसम में हम और कोशिश करते हैं कि और लाइट खाना उन्हें दें। तो किस तरह से बुजुर्गों को इस मौसम में उनकी डाइट को किस तरह से मॉडरेट करें, क्या उन्हें खाने को दें और क्या अवॉइड करें? देखिए, मॉनसून का मौसम लगते ही, क्योंकि बारिशें, थोड़ा सा ठंड
कभी सर्दी सी कभी गर्मी सी ऐसा रहता है, तो बुज़ुर्गों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके घुटनों में जोड़ों में बहुत तकलीफ़ रहती है। तो इस मौसम में उनका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम उनकी पहले से ही मानसून जब लगता है तो इस तरीके से उनकी डाइट प्लान करें कि उनको थोड़ा राहत मिले। उनकी डाइट में आप सूप्स ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स और ऐड कर सकते हैं, और उनको आप मसाज दे सकते हैं ऑलिव ऑयल से। ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल को हल्का गर्म करके उनको मसाज दें। रोज़ उनके पैरों में हल्के हल्के से मसाज करें जिससे उनको जोड़ों का दर्द ना हो। और उनको आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं ताकि उनको जो इन्फेक्शन है वो जल्दी उनको ना पकड़े, इम्यूनिटी उनकी बढ़े। इम्यूनिटी के लिए जी। और मैम मॉनसून में अगर आपको पतले होना है, डाइट करनी है, मेरे जैसे इंसान को स्पेशली अगर वो सोच रहा है, लेकिन मॉनसून में प्रॉब्लम यह है कि आपका मन करता है समोसे भी खाए जाएं, बारिश होती है तो फिर मन करता है चलो पकौड़े भी खाए जाएं, तो मॉनसून में क्या खाएं और क्या अवॉइड किया जाए, और क्या समोसे और पकौड़े का कोई हेल्दी वर्जन है, ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, हर चीज़ का एक हेल्दी वर्जन है, बिल्कुल है। और अगर आप अपना मील प्लान करेंगे और अच्छे से दिमाग लगा के आप कि किस तरीके से आपको अपना डाइट जो है मॉडिफाई करना है कि आपको अपनी क्रेविंग्स भी साथ में लेके चलनी है और डाइट भी करनी है, तो हर चीज़ का एक वर्जन है। और आजकल एयर फ्रायर्स और ग्रिलर्स इतने आए हैं कि उसमें फ्राइंग का ऑप्शन नहीं रहता, जिसकी वजह से ऑयल का कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है। तो आप एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं। समोसे बिल्कुल आप खा सकते हैं, आप एयर फ्रायर में फ्राई करके खा लें। पकौड़े भी आप इसी तरीके से फ्राई करके खा सकते हैं। एक बहुत अच्छा हैक मैं आपको इस बात पे बताती हूँ कि जब भी आपका कुछ बहुत ऑयली या कुछ ऐसा प्रोसेस्ड या फ्राइड खाने का दिल करे, तो बस आप आधे घंटे पहले आप एक बड़े ग्लास में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर या फिर जामुन का सिरका मिला के आप पी लें। तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं करता, और जो भी चीनी आपकी ब्लड में जा रही है वो आपकी बॉडी में जाके जल्दी स्टोर हो जाती है, तो वो आपके ब्लड में चीनी ज़्यादा देर नहीं रहती। मैम कई बार हमने देखा है कि कई लोग बहुत कुछ खा लेते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन उनका वेट गेन नहीं होता। वो फास्ट फूड भी खाते हैं तब भी उनका वेट गेन नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर का सिंपल खाना खाते हैं तब भी उनका वेट गेन हो जाता है। तो पहले तो इसका रीज़न और फिर क्या करें ऐसे लोग। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि लोग बड़े परेशान रहते हैं कि भाई आप खा रहे हैं तो जा कहाँ रहा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है। तो हमारी बॉडी में 3 तरीके का फैट होता है। एक तो जो हमारे सेल्स के अंदर होता है, दूसरा हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स है, लिवर है, हार्ट है, उसके आसपास होता है, और तीसरा हमारी स्किन के नीचे होता है। तो कुछ लोग, ये जीन्स जेनेटिक्स में भी होता है, ये जीन्स में है आपके डीएनए में, कि कुछ लोगों का फैट बहुत ज़्यादा दिखता है, आपके स्किन के नीचे सारा डिपॉजिट होता है, बेली के आसपास डबल चिन आपका विजिबल होने लगता है। लेकिन कुछ लोगों का जो स्लिम रहते हैं उनका फैट उनके बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके आसपास इकट्ठा होता है, उनके सेल्स के अंदर इकट्ठा होता है, वो ऐसे दिखता नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ख़राब खाना खा रहे हैं, जंक और प्रोसेस खा रहे हैं, फिर भी ये कितने फिट हैं। सिर्फ स्लिम अगर कोई दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिट है, उसके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि अगर वो कुछ ख़राब खा रहा है तो अंदर उसके कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर हो रही है जो अभी तो नहीं दिख रही है, आगे आने वाले टाइम में कभी ना कभी ज़रूर दिखेगी। तो उससे बचना ही चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो खा लेते हैं और हम बिल्कुल फिट ही रहते हैं, देखो हमारा वज़न भी नहीं बढ़ता, अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, आप ख़राब खा रहे हैं तो आगे आपको सोचना चाहिए कि कुछ टाइम बाद हमें कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो आजकल क्रोनिक डिसीज़ हैं, हार्ट की, लिवर की, डायबिटीज़, ये सब इसी की वजह से है। आजकल मैम आपने हार्ट की बात की, आजकल बहुत छोटी छोटी एज में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, 40s में आ रहे हैं। पहले ही इस तरह की जो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं या किसी को स्टंट डाल रहे थे हार्ट में, वो हम देख रहे थे 60s या 70s के बाद आ रहे थे, बेसिकली 70s के बाद। अब आप देख रहे हैं 40s में ही ये सब हो रहा है। तो क्या ये भी हमारी डाइट से रिलेटेड है?
बिल्कुल डाइट से और स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। पहले इतना स्ट्रेसफुल नहीं थे लोग, क्योंकि पहले लोगों का जो लिविंग थी वो बहुत सिंपल थी। आजकल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना स्ट्रेस है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों में है, और बच्चों में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा पेरेंट्स क्रिएट करते हैं, उन पे इतना प्रेशर देते हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है डाइट से ज़्यादा स्ट्रेस से इसका ताल्लुक है, क्योंकि बच्चों में आजकल जैसे आपने कहा बहुत देखने को मिल रहा है। तो उनको इतना स्ट्रेस रहता है कि हमें इतना हमारा कंपटीशन ये है, हमें इतना स्कोर करना है, कि वो उसको सह नहीं पाते, उनका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है उसकी वजह से। प्लस डाइट में मैं कहना चाहूँगी कि चाहे कितना भी हम अपने बच्चों को अच्छा फीड कराने की कोशिश कर लें, लेकिन मैं देखती हूँ कि सोर्स ही अच्छा नहीं है। आप अपने बच्चों को वेजिटेबल्स दें, लेकिन अगर वो वेजिटेबल्स रियल नहीं है, उनमें केमिकल्स से वो ग्रो हुई हुई हैं, जी हाँ, और जो स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहाँ पे स्टोर हुई हुई हैं, उनके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म होने के बाद वो आपके पास पहुँच रही हैं, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों में बहुत देखने को मिलता है। क्या स्ट्रेस और डाइट इंटर रिलेटेड है? बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, स्ट्रेस और डाइट बहुत ज़्यादा। प्लस अगर आप अपनी डाइट अच्छी लेते हैं तो आपको स्ट्रेस भी कम होता है। ये बताइए ज़रा, ये एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। क्योंकि डाइट हमें इस तरीके से अपनी बैलेंस करनी चाहिए। डाइट में हमारी 3 चीज़ें हैं, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, और विटामिन और मिनरल्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिल जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए, हम जब खाना खाते हैं अपनी प्लेट में हमें देखना चाहिए कि तीनों चीज़ें हमारी प्लेट में हैं या नहीं। हर मील में? हर मील में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। बस ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है। जब भी आप खाना खा रहे हैं, आप देखें कि आपकी प्लेट के अंदर ये तीनों चीज़ें हैं या नहीं, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स। फैट्स मैं कहती हूँ वो तो हो ही जाता है, क्योंकि हमारे घर में जो खाना जैसे ऑयल वगैरह में बनता है तो फैट तो हम और ज़्यादा ही ले लेते हैं, लेकिन कार्ब्स और स्पेशली प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब हम बैलेंस्ड मील, न्यूट्रिशियस मील खाते हैं तो हमारे अंदर जो सेल में पहुंच रहा है उसको पूरा सेटाइटी मिलती है, हमारी बॉडी को सेटिस्फेक्शन मिलता है और हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो स्ट्रेस होने वाला है हमें उससे भी लड़ने की ताकत मिलती है। क्या कोई ऐसा खाना है जिसे हम स्ट्रेस के दौरान खा सकते हैं और कुछ रिलीफ मिलता है? जैसे मैंने डार्क चॉकलेट के बारे में सुना है, ये क्या सच्चाई है या ये भी एक मिथ है? डार्क चॉकलेट आपके ब्रेन को एक्टिव करती है क्योंकि उसमें कैफीन होती है, ऐसे ही कॉफ़ी करती है। तो स्ट्रेस में आपका जो कंफर्टिंग फूड है, हर किसी का अपना कोई कंफर्टिंग फूड होता है, दाल चावल हो गए, नॉन वेजिटेरियंस की बिरयानी हो गई, जी, तो आप अगर वो खाते हैं ना अपना कंफर्टिंग फूड, तो आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होता है। प्लस आपको रोज़ अपने खाने में दिन में किसी भी वक्त कुछ ऐसे फूड ज़रूर इंक्लूड करने हैं जो आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाते हैं या ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि ओमेगा 3 आपको चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स, इन सब चीज़ों से मिल जाएगा। या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश ले सकते हैं, तो इससे आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव रहेगी, तो स्ट्रेस भी कम होगा। मैम, अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, आज बहुत तरह की डाइट्स चल रही हैं। कई लोग कहते हैं शाम को 7 बजे के बाद खाना मत खाओ, सूरज छिप जाए खाना मत खाओ। कई लोग कहते हैं 15-15 घंटे का वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करो। ये डाइट्स क्या सच में हमारे फैट को कम करती हैं या फ़ायदा पहुंचाती हैं हमारी बॉडी में, या नुकसान पहुंचाती हैं? अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग की आपने बात की, तो अभी एक रिसर्च आई थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं उनकी हार्ट हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। उनका हार्ट जो है वो वीक हो रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रेस बॉडी नहीं बेयर कर पा रही कि आप इतने टाइम तक भूखे रह रहे हैं। और भूख तो लगती है, भूख लगती है, लेकिन वो भूख बर्दाश्त करते हैं, तो वो बॉडी इतना स्ट्रेस नहीं ले पा रही, जिसकी वजह से आपका हार्ट वीक हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ घंटों की फास्टिंग ज़रूरी है। जैसे कि हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए, जैसे डायबिटीज़ जिनको है उनको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए, जी। थोड़ी देर बाद, वो इसलिए क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। लेकिन नॉर्मली पीपल, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको मैं कहूँगी कि एक बड़ा मील खाएं, लेकिन एक बार खाएं,
बार बार ना खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी को भी। पर ये चीज आप अलग बता रहे हैं, नॉर्मली सच में सभी लोग यही कहते हैं कि आप हर 2 घंटे में कुछ खाइए, दिन में 5 या 6 मील्स लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जरा आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि हम एक के बाद एक खाना खाते रहते हैं। हमारी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको भी तो रेस्ट चाहिए। आप अपना हाथ को लिखते रहें, आपका हाथ भी दुख जाएगा। तो हमारे अंदर हम खा तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हमारे अंदर चल क्या रहा है। हमारे अंदर की जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको रेस्ट चाहिए। अगर आप इतना फ्रीक्वेंटली मील उनको दोगे तो वो कितना प्रोसेस करेंगे, कितना डाइजेस्ट, मेटाबॉलिज्म, वो सब कुछ आपस में मिलके गड़बड़ हो जाता है। तो चाहिए कि कुछ देर की फास्टिंग अच्छी है, इसमें हमारी बॉडी को अंदर से ब्रेक मिलता है। हमारी बॉडी को अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का मौका मिलता है कि जितने भी टॉक्सिन्स हमने खाने, क्योंकि हम जिस तरीके से खाना खाते हैं कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स जाता है हमारी बॉडी में। बिल्कुल। तो जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में गए हैं उसको मौका मिलता है हमारी खुद की बॉडी को कि वो डिटॉक्सिफाई करे और वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में से बाहर निकाले। अगर हम फ्रीक्वेंटली मील खाएंगे तो वो मौका नहीं मिलता हमारी बॉडी को। मैम तो हमें माफी के साथ रोकूंगी, मेरे को क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। जैसे आप फास्टिंग की बात कर रहे हो, पुराने ज़माने में कहते थे कि हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग ज़रूर करो। क्या ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बॉडी डिटॉक्स करती है, क्या ये फास्टिंग और डिटॉक्स होना इंटर रिलेटेड है? बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। और ये पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। आज भी कुछ ऐसी थेरेपीज़ होती हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लोग अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करते हैं प्रॉपर। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन फास्ट करते हैं वो लोग, ताकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स और बैड बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स हैं वो सब फ्लश आउट हो जाएं और हमारी बॉडी रीस्टार्ट कर सके। तो ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो काफ़ी लंबी हो गई, 16 आवर्स की हो गई, 18 आवर्स की हो गई। इतना लंबा फास्ट हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते हैं इतना लंबा फास्ट करके। लेकिन अब जैसे आप सपोज करें आपने 6 बजे शाम में खाना खा लिया या मैक्सिमम 7 बजे आपने खाना खा लिया, तो 7 बजे से अगले दिन सुबह आप 8 बजे 9 बजे खाना खा रहे हैं तो आपकी 12-13 घंटे की फास्टिंग अपने आप ही हो गई। तो इतनी मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप रात में लेट खाना खा रहे हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और फिर सुबह उठते ही आप फिर से खाना शुरू कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने आप को हील कर पाए। हमारी बॉडी को किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनर्जी की ज़रूरत है। वो हमें उसको खाने से देनी है, सही खाने से देनी है और उसको मौका देना है कि वो अपने आप को ही हील करे। हमारी बॉडी एक बहुत ही बेहतरीन मशीन है जो सेल्फ रिपेयर करना जानती है, लेकिन हमें उसको मौका भी देना चाहिए कि वो सेल्फ रिपेयर कर सके। मैम आपने बताया कि जब हम लंबा फास्टिंग करते हैं तो बॉडी स्ट्रेस लेती है, क्या ये स्ट्रेस बॉडी पे दिखता है? ये स्ट्रेस बॉडी पे बिल्कुल दिखता है, जाहिर होता है। हमारा मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, हमें फटीग, टायर्डनेस होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, कमज़ोरी होने लगती है, काम पे हम फोकस नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए। आपकी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए चलने के लिए, अगर आप उसे नहीं देंगे तो वो रुक जाएगी। फिर भी हमारी बॉडी किसी तरह से मैनेज करती है कि चल रही है, लेकिन फिर उसको ये सब सिम्टम्स होने लगते हैं। अब मैम प्रॉब्लम ये है कि सही क्या है और गलत क्या है। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है, जैसे ओमार्ट चल रहा है, दिन में 1 बार खाना खाओ। जैसे अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग का हम बात कर रहे हैं, वो वाटर डाइट चल रही है कि आप पूरा दिन सिर्फ वाटर पे हो। अभी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ने कहा था कि मैं साल में 9 दिन सिर्फ वाटर डाइट पे होती हूँ, तभी मेरी ये जॉ लाइन बरकरार है। ऐसा उनका एक इंटरव्यू आया था। अब जो लोगों ने ये सुना कि वाटर डाइट, उन्हें सिर्फ फॉलो किया, सही गलत, बॉडी के साथ सूट हो रहा है या नहीं, तो ये चीज़ें हम लोग कैसे समझें, इस चीज़ को कैसे कोप अप करें? देखिए, आपको अपनी बॉडी को सबसे पहले समझना होगा और अगर आप कुछ भी शुरू कर रहे हैं तो आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्ट ज़रूर करें, अपने आप ना करें। जैसे आपने बोला कि वो साल में 9 दिन आपने बताया कि 9 दिन करती है, तो साल में 9 दिन अगर वाटर डाइट कर रही हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। साल में 9 दिन तो बहुत कम हो गए। हम उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। हम हफ्ते में 1 बार अपने
फास्टिंग कर सकते हैं संडे, मतलब किसी भी दिन फास्टिंग कर सकते हैं, तो साल में तो कई बार हो गया इस तरीके से। लेकिन वही है कि ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। प्लस ये कि अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए टाइम दें, लेकिन वो फ्रीक्वेंट ना करें वो भी, जैसे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार। और ऐसे तो हम लोग वैसे भी फास्टिंग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स की वजह से कुछ ना कुछ रहता ही है। तो मेन फोकस हमें अपने डाइट पे रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, अपनी प्लेट देखें, उसमें ये 3 चीज़ें काउंट करें, है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपकी बॉडी में ज़रूर कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि जो आपकी बॉडी में ज़रूरत है वो जा ही नहीं रही, वो आप अपनी बॉडी को दे ही नहीं रहे। मॉनसून पे वापस आते हैं एक बार फिर से। मॉनसून में सबसे ज़रूरी क्या है बॉडी के लिए कि ये आपको हर किसी को देना ही देना है बॉडी को? मॉनसून में मैं कहूँगी कि थोड़ी वार्म चीज़ें लें, गर्म चीज़ें जिनकी तासीर गर्म है, जिनकी तासीर थोड़ी गर्म है, क्योंकि कोल्ड वगैरह का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है हमारी बॉडी में। तो आप हल्दी पानी ले सकते हैं, रात में भिगा के मेथी का पानी, उसमें नींबू का रस डाल के आप सुबह में पी सकते हैं। प्लस आप सूप, ये ज़रूर उसके बता रही हैं लोगों को अच्छे अच्छे सूप ज़रूर आप अपनी डाइट में शामिल करें, या तो लंच में या डिनर में। वेजिटेबल का सूप, या फिर कोई भी आप चिकन सूप ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। और कुछ सप्लीमेंट्स भी आप शामिल कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी का सप्लीमेंट, या अगर आप टर्मरिक नहीं ले पा रहे हो हल्दी, तो टर्मरिक का सप्लीमेंट आता है, कैप्सूल्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम काफ़ी सारे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से हम बचेंगे, और हमारे अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होगी उनसे लड़ने के लिए। मैम, हम लगातार डाइट की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, आप बैलेंस्ड चीज़ें बता रहे हो। अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप मैं अपने सभी पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल और फ्यूचर में हेल्थ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़, और बहुत छोटी चीज़ है, वो आप करें कि अपना ब्रेकफास्ट, नाश्ता चेंज करें। जो आप सुबह सबसे पहले उठ के नाश्ता करते हैं वो चेंज करें। अब वो कैसे चेंज करें? इंडिया में 70 to 80% लोग नाश्ते में मीठा खाते हैं, मतलब मीठा नाश्ता खाते हैं। मैं देखती हूँ 60 to 70% लोग, एक हूँ मैं, तभी आपका आंसर सुनना चाह रही हूँ। चाय में डिप करके ब्रेड बटर खाते हैं, बिल्कुल, रस्क बिस्किट्स खाते हैं, बिल्कुल, स्मूदीज पीते हैं, और कॉर्नफ्लेक्स सीरियल्स खाते हैं, ब्रेड जैम खाते हैं। ब्रेड जैम, ये सब कुछ मीठा है। तो अगर आपको एक स्टेप लेना है तो आप सुबह अपना नाश्ता मीठे की जगह नमकीन कर लें। ओके, बस एक छोटी सी चीज़ है, कुछ भी मीठा उसमें ऐड ना करें, नमकीन कर लें, तो आपको काफ़ी चेंज लगेगा। क्या चाय भी अवॉइड करनी है? चाय आप अगर फीकी ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप उसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड कर सकते हैं, जैसे मतलब स्टीविया, मीठा या बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, मीठा ना लें बस। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं, क्योंकि चाय छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, मैंने देखा है, तो आप स्टीविया की एक टैबलेट या फिर एक आधा चम्मच मोंग फ्रूट की जो शुगर आती है, जी जी, वो आप डाल के ले सकते हैं। वरना आप कोशिश करें कि आप ना लें। ड्रिंक्स में आप बटर मिल्क या कोई भी सेवरी या फिर कोई वेजिटेबल का जूस ले लें, लेकिन आप मीठा कुछ भी ना लें। इससे आप यही बस एक चीज़ चेंज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे, आप अपने पूरे दिन का आप रूटीन उस दिन नोटिस करिएगा। आपको थकान नहीं होगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप बहुत एक्टिव रहेंगे, आपका माइंड बहुत अच्छा वर्क करेगा, आप फोकस कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलीना आपका। थैंक यू। तो मैं तो डॉक्टर अलीना का बताया ये नुस्खा करने वाली हूँ। मैं तो अब कल से अपने ब्रेकफास्ट में शुगर बिल्कुल छोड़ने वाली हूँ। अब आप क्या करेंगे ये हमें ज़रूर बताइएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ और डॉक्टर अलीना के नए नुस्खों के साथ। नमस्कार।